नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज कौन कौन सी न्यूज़ है, तो एक न्यूज़ ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को यहाँ पे रिलीज कर दिया है। इनको अरेस्ट किया गया था चूंकि ऐसा बोला गया था कि इनके मॉइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक है, जो वायलेंस करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी और लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोफेसर साईं बाबा को छोड़ा गया, वैसे ही जो महाराष्ट्र की सरकार है वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई ये बहुत गलत है। और केवल इनको नहीं छोड़ा गया, कुछ और लोगों को छोड़ा गया। तो इस न्यूज़ को डिटेल में समझेंगे। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है, इसको देखेंगे। मीडिया की जो टॉप पोजीशंस होती हैं इंडियन मीडिया की, वहां पे 90% लीडरशिप पोजीशंस अपर कास्ट ग्रुप के पास है। जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, SC ST, वो इन पोजीशंस में नहीं नजर आती। इसके बारे में बात करेंगे। SBI के एक आला दर्जे के अफसर ने बोला है कि जिस हद तक ग्लोबल रिसेशन दुनिया को इंपैक्ट करेगा, इंडिया को इंपैक्ट नहीं करेगा। इसकी बात करेंगे। ग्लोबल हंबर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज, इसको देखेंगे। बुर्किना फासो के लेटेस्ट कूप में नए ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट हो गया है। इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। फिर एडिटोरियल्स में वुमेन लाइफ स्टॉक फार्मर से रिलेटेड एक आर्टिकल है। फिर इंडियन डीप टेक से रिलेटेड एक आर्टिकल है, नो टाइम फॉर प्लेसेबो और स्मैश हिट नासा के डार्ट। तो मतलब एडिटोरियल्स 4 हैं और 4 के 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के चारों एडिटोरियल्स काफी एनालिटिकल है और बहुत नॉलेजफुल है। इसको देखेंगे। वर्ड ऑफ द डॉ देख लेते हैं, द लास्ट स्ट्रॉ। देखिए क्या होता है कि एक इंसान मान लो कोई चीज अचीव करना चाह रहा हो और उस अचीव करने के चलते में उसके बाद बहुत सारे रोड़े आ रहे हो, तो जो बिल्कुल लास्ट रोड़ा आता है ना कि हाँ भाई बस ये खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं अचीव कर लूंगा, उस लास्ट रोड़े में आदमी बिल्कुल हिम्मत सी टूटने लगती है कि यार नॉय हो गया, काम नहीं पूरा हो रहा, उसको आप बोलते हो दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। मतलब आप एक चीज को अचीव करने जा रहे हो, जैसे मान लो आप कोई बिजनेस डील करने जा रहे हो, तो एक प्लेयर को मैनेज किया, दूसरे प्लेयर को मैनेज किया, तीसरे प्लेयर को मैनेज किया, सब कुछ मैनेज हो गया, एंड में एक और छोटा सा रोड़ा आ गया, उसको और मैनेज कर दो तो काम खत्म हो जाएगा, तो आप उसको बोलो कि दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। तो क्या होता है कि जब बहुत सारे रोड़े आते हैं तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो फिर एकदम से कोई छोटा सा भी रोड़ा आएगा एंड में या बड़ा आएगा तो आपको लगेगा यार ये क्या है, रोड़े ही रोड़े आए जा रहे हैं, लेकिन उसको क्लियर करने के बाद आप फाइनली सक्सेस को अचीव करोगे। तो इसलिए बोला था दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें, इस पर्टिकुलर वीडियो के इंगेजमेंट को यूट्यूब में बढ़ाने के लिए। तो पहली न्यूज यहां पे कौन सी है, तो 8 years आफ्टर अरेस्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एक्विट्स फॉर्मर ड्यू प्रोफेसर GN साई बाबा इन UAPA केस। 14 अक्टूबर को नागपुर बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट ने फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GN साई बाबा को एक्विट कर दिया है, मतलब बाइज्जत बरी कर दिया। क्यों? इनके एक्चुअली में माओइस्ट लिंक थे और अंडर सेक्शंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इनको कन्विक्ट किया गया था फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस लगाए गए थे इनके ऊपर। तो जो डिवीजन बेंच थी जस्टिस रोहित देव की और अनिल पंसारे की, उन्होंने साईं बाबा की अपील को माना और बोला कि महाराष्ट्र की गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रायल कोर्ट था उसने जो 2017 में सजा सुनाई थी साईं बाबा को, वो ओवरऑल गलत थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, इसलिए हम यहाँ पे इनको बाइज्जत बरी करते हैं। और केवल साईं बाबा ने, इनके साथ 5 और लोग, महेश तिर्की, पांडु नरोते, हेम मिश्रा, प्रशांत राही, विजय तिर्की, इनको भी यहां पे छोड़ दिया गया। समझ गए भाई? तो ओवरऑल साईं बाबा और उनके साथ 5 और लोग को यहां पे बाइज्जत बरी किया गया। अच्छा, इसमें से अगर आप बात करो तो ये मिस्टर जो विजय तिर्की हैं, ही वॉज ऑलरेडी ऑन बेल। नरोते पिछले साल ही इनकी जेल में मृत्यु हो गई क्योंकि इनको स्वाइन फ्लू हो गया था। और जो बाकी कॉन्विक्ट्स हैं इंक्लूडिंग साईं बाबा, इनको अब बोल दिया गया है कि भाई नागपुर जेल से तुरंत रिहा करो। तो ये ओवरऑल न्यूज है। अब केस क्या था साईं बाबा और बाकी लोगों के अगेंस्ट, तो देखिए मार्च 2017 में इनको कन्विक्ट किया गया। कन्विक्ट मतलब कोर्ट में खड़े होकर मिलॉर्ड करके इनको सजा सुनाई गई, क्योंकि ये मॉइस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, देयर अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन मॉइस्ट एक्टिविटीज। तो 5 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाई गई थी, जिसमें एक साईं बाबा भी थे और एक इंडिविजुअल था विजय तिर्की। विजय तिर्की को रिगरस इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था। क्या होता है कि जब आपके खिलाफ केस फाइल होता है तो अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो तो थोड़ी रियायत आपके साथ बरती जाती है, लेकिन अगर आप बार बार वही क्राइम कर रहे हो, बार बार आपके ऊपर वही इल्जाम लग रहा है, आपने एक बार चोरी की सजा की, 6 महीने जेल काटी, फिर उसके बाद फिर से चोरी की सजा में पकड़े गए, तो उस केस में आपका जो सजा है वो थोड़ी स्ट्रांग रहती है, क्योंकि जज को ऐसा लगता है कि यार तुम तो बार बार क्राइम कर रहे हो।
और जब सजा सुनाई थी 2017 में साईं बाबा को, तो जो सजा सुनाने वाला जज था, जिस प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एस शिंदे, उसने बोला कि भाई साईं बाबा 90% डिसेबल्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बट मेंटली फिट है। उस समय पे साईं बाबा के डिफेंस में लॉयर ने क्या बोला था कि भाई ये तो फिजिकली हैंडीकैप्ड, इनको सजा मत सुनाइए। तो जज ने बोला कि नो डाउट ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है 90%, लेकिन ये दिमाग से मेंटली फिट है और दिमाग से अच्छे तरीके से सोच सकता है, और सोची समझी साजिश के तहत ये मॉइस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरगना बन के बैठा है, हाई प्रोफाइल लीडर है, इसलिए इसको सजा तो सुनानी ही पड़ेगी। प्रोसिक्यूशन के थ्रू ये पता चला था कि जितने भी 6 एक्यूज थे उनके कनेक्शंस थे बैंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सीपीआई मॉइस्ट और रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ। और ये जो मॉइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये वायलेंट एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, बहुत सारे लोगों की मौत होती है इनकी एक्टिविटीज की वजह से, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है, नक्सल मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल रहा है वायलेंस के लिए। इन 6 लोगों को 2013 और 2014 के बीच में अरेस्ट किया गया था। साईं बाबा के घर से बहुत सारे इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स जो कि इनके क्राइम को प्रूव करते थे, वो बरामद किए गए थे। ठीक है, जैसे ये अरेस्ट हुए थे साईं बाबा, उसके बाद इनकी यूनिवर्सिटी ने इनको सस्पेंड कर दिया, फिर इनको जेल में डाला गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले इनको बेल ग्रांट की ऑन हेल्थ ग्राउंड्स इन मई 2015, फिर से इनको जेल किया गया। सितंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट किया और उसके बाद तो इनको 2017 में कॉन्विक्ट कर दिया गया। तब से ये जेल में है, कभी कभार बेल पे निकल आते हैं ड्यू टू हेल्थ रीजंस। ठीक है भाई। अब जैसे ही यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्विट किया, वैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्टिव हो गई और दौड़ी दौड़ी पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक जज साहब बैठते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओरल मेंशनिंग की जा सकती है टू लिस्ट अ केस अर्जेंटली बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जाके किसी एक पर्टिकुलर केस की लिस्टिंग की, आप कह लो, गुहार लगाई जा सकती है अगर वो केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक के इंटरेस्ट में। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब तब तक फॉर द डे राइज हो चुके थे, मतलब ओवरऑल वो डे खत्म हो गया था सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का और वो उठ के निकल गए थे। अगर वो बैठे हुए होते तो शायद कुछ होता, लेकिन हाँ, केस को लिस्ट किया गया है फॉर 15 अक्टूबर। तो मतलब 15 अक्टूबर, आज जब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट इस बात को हियर करेगा कि ये जो साईं बाबा और बाकी 5 लोगों को छोड़ा गया, एक्विट किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, क्या ये सही है? क्योंकि सिंपल बात है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और महाराष्ट्र की सरकार का बोलना है कि ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है साईं बाबा और बाकी लोगों ने बहुत सीरियस ऑफेंस किया है अगेंस्ट द नेशन, और इस प्रकार के सीरियस ऑफेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यूएपीए के अंदर टेक्निकल ग्राउंड के बेसिस पे ओवरऑल इनकी सजा को ओवरटर्न किया गया, बट सजा इन्होंने की है, इनका क्राइम डॉक्यूमेंटेड है। तो चूंकि इनका क्राइम डॉक्यूमेंटेड है, इनको छोड़ना कहीं से भी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं इनको फिर से जेल में डालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट इनको जेल में डालता है कि नहीं, वो देखेंगे। नेक्स्ट, विल इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिवील फंड सोर्स, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट। जीएस पेपर 2 जुडिशियल इलेक्शंस में न्यूज आपको काम आएगी। अब देखिए, 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से पूछा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है, क्या इससे यह पता चलता है कि ओवरऑल पैसे का सोर्स क्या था? समझिए, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग मिलती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। आप, मैं, कोई भी इंडिविजुअल एसबीआई की ब्रांच में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है, 1000 रुपए का, बहुत सारे अलग अलग डिनोमिनेशन है, और पैसा पे कर सकता है। ठीक है, 2000 रुपए तक पेमेंट कर सकता है कैश में, और उसके ऊपर डिजिटल पेमेंट होगी। ठीक है भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, एसबीआई के अकाउंट में पैसा आ गया और उतना ही पैसा उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में डाल देगा एसबीआई। अब बात यहां पे यह है कि किसने जाके एसबीआई को यह पैसा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस बीआर गवई साहब, वो सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई ये स्कीम क्या आपको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट लग रही है? क्योंकि हमें तो नजर नहीं आ रहा कि ये पैसे का सोर्स क्या है। जबकि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम केंद्र की सरकार के बिहाफ पे ओवरऑल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि साहब ये स्कीम एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट है, हमने ब्लैक मनी को और अनअकाउंटेड मनी को पूरी तरीके से यहां पे हटा दिया है, डेमोक्रेसी किसी भी हिसाब से अफेक्ट नहीं करी। मतलब सरकार का ये बोलना है कि चूंकि ज्यादातर पेमेंट्स ऑनलाइन मोड में होती हैं, और जब ऑनलाइन मोड से पेमेंट हो रही तो आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, आप कितने रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अलग अलग बैंक और ऑडिट डिपार्टमेंट्स देखते रहते हैं। तो ऑनलाइन अकाउंटिंग में जो पैसा आ गया, देखिए, एक तो चीज होती है कैश, कैश की लिमिट को सरकार ने अभी कम कर रखा है 2000 रुपए, हालांकि उसको 20,000 करा जा रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है, बट अभी तक 2000 है। तो चूंकि कैश की लिमिट कम है, ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन होती है इलेक्टोरल बॉन्ड की, वो होती है आपकी
ऑनलाइन फॉर्मेट में, तो उस केस में अगर अकाउंट से पैसे का फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर तो बैंकों की नजर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है, इसलिए डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है, ब्लैक मनी यहां पे इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई बड़ा कॉरपोरेट अगर हजारों करोड़ रुपए की पॉलिटिकल फंडिंग करता है तो कल की डेट में सरकार उस पर्टिकुलर कॉरपोरेट को सपोर्ट करती है, तो क्या ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं है? क्या ये ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से पैसा लेके उसको सर्विस देना नहीं है? तो इस बात पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्रिटिसाइज किया जाएगा। बेसिकली पेटिशनर्स का यहां पे ये बोलना है कि सोर्स ऑफ मनी तो लोगों को पता चलना चाहिए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा कहां से पहुंचा वो सोर्स ऑफ मनी मालूम पड़नी चाहिए। लेकिन भाई सरकार बोल रही है कि नहीं भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमने ब्लैक मनी और अनअकाउंटेड मनी को हटा दिया। अब ये सब तब हो रहा है जब असेंबली इलेक्शंस ऑफ द हिमाचल प्रदेश और गुजरात की पोल डेट अनाउंस हो चुकी हैं। जो सीनियर एडवोकेट है कपिल सिब्बल साहब, वो ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर्स क्या बोल रहे हैं कि जो फ्री और फेयर इलेक्शंस का आइडिया है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो वायलेट होता है इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वजह से। ठीक है भाई, मिस्टर कपिल सिब्बल साहब का बोलना है कि चूंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आर्टिकल 324 के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट डाल रही है, पता नहीं कहां पे वीडियो पॉज हो गई, फिर से बोल देता हूं। तो भाई कपिल सिब्बल साहब का और प्रशांत भूषण साहब का बोलना है कि ये जो पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये एक्चुअली में सोर्स क्या है मनी का ये नहीं बता रही है। आर्टिकल 324 के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मैंडेटरी हैं हमारे संविधान की प्रोविजंस के हिसाब से, और ये आप कह लो इलेक्टोरल बॉन्ड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कंसेप्ट के अगेंस्ट जाता है। मिस्टर भूषण प्रसाद भूषण साहब ने 3 इंपॉर्टेंट और इंटरकनेक्टेड इश्यूज को यहां पे पॉइंट आउट किया। पहली बात तो ये वैलिडिटी ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं आना चाहिए? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं कि चूंकि हमारा खर्चा पब्लिक मनी से नहीं होता है, सरकारी खर्चे से नहीं होता, हम टैक्स पेयर्स के पैसे को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम आरटीआई के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन प्रशांत भूषण साहब बोल रहे हैं कि इनके पास फंडिंग कहां से आती है? ये पॉलिटिकल पार्टीज जब ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं तो किसी ना किसी ग्रुप कॉर्पोरेट के लिए काम करती हैं और वही लोग बाद में इनको फंडिंग देते हैं, तो है तो एक प्रकार से वो लोगों का ही पैसा ना, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो सरकार की इन्वॉल्व है। तो ऐसे केसेस में ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज को भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आना चाहिए। तीसरा, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखिए इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन कंपनीज से पैसा डोनेशन में नहीं ले सकती, ये नियम है किसमें? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में। लेकिन इसमें बाद में एक अमेंडमेंट किया गया, और उस अमेंडमेंट में क्या किया गया कि अगर किसी फॉरेन कंपनी ने इंडिया में अपनी सब्सिडरी खोल रखी, मान लो एबीसी लिमिटेड कोई बड़ी ही मल्टीनेशनल कंपनी है, यूएस के न्यूयॉर्क शहर में रजिस्टर्ड है, अब एबीसी लिमिटेड से डायरेक्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन नहीं ले सकती। लेकिन अगर एबीसी लिमिटेड ने इंडिया के अंदर कोई एक सब्सिडरी खोल दी, एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो ये एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू इंडिया के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकती है। तो भाई सिंपल बात है, एक तरफ आप बोलते हो कि फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं दे सकती क्योंकि हम नहीं चाहते कि फॉरेन से फंड्स आए और इंडिया के इलेक्शंस को अफेक्ट करें। दूसरी तरफ आप बोलते हो कि फॉरेन की ही कंपनी की जो सब्सिडरी है इंडिया में वो पैसा दे सकती है, तो वो आ तो फॉरेन सोर्स से ही रहा है ना। तो ऐसे केसेस में अमेंडमेंट करके किसी फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी से आप कैसे डोनेशन अलाउ कर सकते हो? उसको कैसे एफसीआरए का वॉयलेशन नहीं बोलोगे? इस बात को लेके यहां पे प्रशांत भूषण साहब ने सवाल उठा दिया। प्लस ओवरऑल ये जो अमेंडमेंट पास हुए एफसीआरए में, ये पास हुए एज अ मनी बिल, और मनी बिल में क्या है कि सिर्फ लोकसभा का अप्रूवल लगता है, राज्यसभा का अप्रूवल नहीं लगता है। राज्यसभा बस अमेंडमेंट्स प्रपोज कर सकता है और 14 दिन तक रोक के रख सकता है एक मनी बिल को, उसके बाद तो एसेंट मिल जाएगा लोकसभा का, राज्यसभा रोक ही नहीं सकता। तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मनी बिल की तरह पास कर रहे हो। अरे बजट पास होता है मनी बिल की तरह, आप तो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग के मैकेनिज्म को एज अ मनी बिल पास कर रहे हो, तो ये भी गलत है। इस बात को भी यहां पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कौन? प्रशांत भूषण साहब। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन सब बातों को सुन के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं बीआर गवई साहब, उन्होंने बोला कि भाई इन सब में तो डिटेल्ड हियरिंग की जरूरत है। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें यहां पे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चन उठाए गए, लेट्स सी कि आगे क्या निकल के आता है फाइनल
मतलब सॉल्यूशन इसका। फिर 90% ऑफ द लीडरशिप पोजीशन इन इंडियन मीडिया ऑक्युपाइड बाय अपर कास्ट ग्रुप। जीएस पेपर 2 जुडिशियल इलेक्शन में न्यूज आपको काम आएगी। तो भाई इंडियन मीडिया की लीडरशिप पोजीशन का 90% डोमिनेट किया गया अपर कास्ट ग्रुप्स के साथ द्वारा। एक भी दलित या आदिवासी इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया की लीडरशिप पोजीशन में नहीं है। एक रिपोर्ट निकली है यहाँ पे, सेकेंड एडिशन ऑफ ऑक्सफैम इंडिया न्यूज लॉन्ड्री रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट में ये सब बातें बताई जा रही हैं। रिपोर्ट का टाइटल है हु टेल्स अवर स्टोरीज मैटर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप्स इन इंडियन मीडिया। तो इस पर्टिकुलर तो 90% जो लीडरशिप पोजीशंस हैं प्रिंट, टीवी, डिजिटल मीडिया में, वो जनरल कास्ट ग्रुप्स ने पकड़ के रख रखी हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर ये लीडरशिप पोजीशन क्या होती है? तो जैसे 121 न्यूज रूम लीडरशिप पोजीशन, जैसे एडिटर इन चीफ हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, एग्जीक्यूटिव एडिटर हो गया, ब्यूरो चीफ, इनपुट आउटपुट एडिटर, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में, न्यूज़ वेबसाइट्स में, तो 121 में से 106 तो अपर कास्ट वाले हैं, ठीक है ना। 5 अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। मतलब SC ST कास्ट के लोगों को कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। मतलब इन 121 में कोई भी SC ST कम्युनिटी का इंसान नहीं है। फिर आगे देखिए, एक दो पॉइंट्स और बताए जा रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया गया है मीडिया रंबल, साउथ एशिया के लार्जेस्ट न्यूज मीडिया फोरम के द्वारा, जो ये बताता है कि इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर्स में हर 5 आर्टिकल्स में जो 3 आर्टिकल हैं वो जनरल कास्ट के आथर द्वारा लिखे गए हैं। और जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट है जैसे SC ST OBC, उन्होंने 5 में से 1 आर्टिकल लिखा। मतलब अगर 5 आर्टिकल छप रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी न्यूज़पेपरों में, तो 3 जनरल कैटेगरी के लोग लिख रहे हैं, कोई 1 आर्टिकल लिख रहा है SC ST या OBC कैटेगरी का इंसान, और बाकी माइनॉरिटी और अदर मिसलेनियस कैटेगरी में लिखे जा रहे हैं आर्टिकल। तो मतलब कुल मिला के रिपोर्ट क्या बताने की कोशिश कर रही है कि कास्ट लेटर मेन स्ट्रीम मीडिया में, इंडियन मीडिया में एग्जिस्ट करता है। जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, और जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। फिर क्या बताया जा रहा, 3 आउट ऑफ एवरी 4 एंकर्स, जो मीडिया एंकर होते हैं ना, जो आके न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं, तो हिंदी चैनल में टोटल 40 एंकर्स हैं, ठीक है ना। इंग्लिश चैनल में टोटल 47 एंकर्स हैं। तो 4 में से 3 एंकर तो अपर कास्ट के हैं, एक भी दलित, आदिवासी या OBC नहीं है। 70% से जो तो प्राइम टाइम डिबेट शो होती है उसमें जो पैनलिस्ट आते हैं, आपने देखा ना, एक्सपर्ट्स आके बैठ जाते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है, तो 70% अपर कास्ट के होते हैं। फिर यह बताया जा रहा है कि अंग्रेजी न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल लिखे जाते हैं 5% एट मैक्स दलित और आदिवासी के द्वारा लिखे जाते हैं। हिंदी न्यूज़पेपर में एट मैक्स 10% दलित और आदिवासी के द्वारा लिखे जाते हैं। तो कुल मिला के दलित, आदिवासी, SC ST OBC कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडियन मीडिया वो बहुत कम है, और चूंकि उनका कंट्रीब्यूशन कम है तो उनसे रिलेटेड जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनकी रिपोर्टिंग भी कम होगी। अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो भाई अराउंड 72% ऑफ द आर्टिकल्स विद ऑथर नेम ऑन न्यूज वेबसाइट्स आर रिटन बाय पीपल फ्रॉम द अपर कास्ट। तो भैया न्यूज वेबसाइट्स के ऊपर जो आर्टिकल आता है, किसी किसी में नाम लिखा होता है ऑथर का, किसी किसी में नहीं लिखा होता। तो जिसमें नाम लिखा होता है, ठीक है ना, उसके 72% आर्टिकल अपर कास्ट द्वारा लिखे गए। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो 12 मैगजीन के कवर पेजेस पे जो 972 आर्टिकल गए, उसमें केवल 10 कास्ट रिलेटेड इश्यूज को कवर करते थे। समझ गए? फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि द रिपोर्ट स्टडीड अराउंड 43 इंडियन प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया आउटलेट्स को उनकी कवरेज, सोशल लोकेशन ऑफ द लीडरशिप, कास्ट कंपोजिशन ऑफ जर्नलिस्ट के हिसाब से कंपाइल करके डाटा निकाला गया। इस डाटा को एनालाइज किया गया फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ अप्रैल 2021 टू मार्च 2022। 20,000 मैगजीन और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को स्टडी किया गया, 2075 प्राइम टाइम डिबेट्स को स्टडी किया गया जिसमें 76 एंकर्स थे, 3,318 पैनलिस्ट थे, और 12 मंथ्स ऑफ ऑनलाइन न्यूज रिपोर्ट्स थी। इस रिसर्च को क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पे कंडक्ट किया गया। सोशल लोकेशन ऑफ ऑथर्स, पार्टिसिपेंट्स, प्रोमिनेंस ऑफ न्यूज आइटम्स, टॉपिक्स ऑफ न्यूज कवरेज, इन सबको यहाँ पे देखा गया। नेक्स्ट, जीएस पेपर 3, इंडिया अनलाइकली टू बी हिट एज हार्ड बाय ग्लोबल रिसेशन एज अदर कंट्रीज, SBI। तो भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन साहब है दिनेश खारा साहब, इन्होंने क्या बोला है कि भाई ग्लोबल रिसेशन की हेडविंड्स चल रही हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों का लग रहा है कि ग्लोबल रिसेशन आ रहा है। बट दिनेश खारा साहब का ये बोलना है कि जिस हद तक अगर ये ग्लोबल रिसेशन, ये जो भी स्लो डाउन है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, जो बोल लीजिए, जितना वो दुनिया को इंपैक्ट करेगा बाकी कंट्रीज को, उतना इंडिया को इंपैक्ट नहीं करेगा। इंडिया के अंदर प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है 6.8%। इंडिया का इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक कंट्रोल के अंदर है। इंडिया एक इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है, मतलब हम अपने
बनाए हुए चीजों को बेचने के लिए बाहर के मार्केट को कम, अपने डोमेस्टिक मार्केट को ज्यादा देखते हैं। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कम भी होते हैं तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की डिमांड कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन रखेगी। इसीलिए तो दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया के साथ नेगोशिएशन करना चाहती हैं, इंडियन मार्केट का एक्सेस चाहती हैं। तो हमारा मार्केट हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए ही इनफ है। बहुत हद तक हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो चीजें बना रहे हैं वो इंडियन मार्केट में बेच के काम कर सकते हैं। समझ गए? तो इन सब चीजों के चलते ओवरऑल जिस हद तक इकोनॉमिक मेल्टडाउन, रिसेशन का इंपैक्ट आएगा बाकी दुनिया पे, इंडिया पे नहीं आएगा। एक और फैक्टर है, इन्फ्लेशन की वजह यहां पे डिमांड साइड की वजह से नहीं है, सप्लाई साइड की वजह से। अब क्या है कि इन्फ्लेशन डिमांड साइड मतलब चीजें अवेलेबल हैं बट उससे ज्यादा उन चीजों की डिमांड है, इस बात पे इन्फ्लेशन नहीं है, सप्लाई साइड हिली हुई है। सप्लाई साइड मतलब चीजों की सप्लाई ही मार्केट में कम हो रखी है, तो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। और उसकी वजह यह है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 71% है। मतलब ओवरऑल जितना इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करके हम गुड्स बना सकते हैं, मान लो 100 यूनिट्स बना सकते हैं, हम केवल 71 यूनिट्स बना रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 71% पे। तो इस वजह से अभी एक एल्गो रूम है। किस बात का एल्गो रूम है? कि हम मैन्युफैक्चरिंग को, सप्लाई चेन के डिसरप्शन को ठीक कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो ओवरऑल इकोनॉमिक सेंटिमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को इंप्रूव किया जा सकता है सप्लाई साइड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एड्रेस करके। तो अगर हम वो कर लेते हैं, अपने सप्लाई साइड के चेन को इंप्रूव कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन्फ्लेशन को भी स्टेबलाइज कर पाएंगे। ठीक है, बस हमें करना क्या है कि सप्लाई साइड, अब सप्लाई साइड की डिसरप्शन को ही तो इंप्रूव करने के लिए इंडिया लिक्विडिटी लेके आ रहा था, एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस रख रखा था आरबीआई ने, लेकिन उसके चलते इन्फ्लेशन आ गया। सप्लाई साइड में चीजों को सुधारने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी होनी चाहिए, ताकि जो धंधे वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, वो ओवरऑल पैसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इस समय पे इंटरेस्ट कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो आपका क्या होगा? आप बोलोगे कि यार, तो मैं सोचूंगा इंटरेस्ट रेट कम चल रहे हैं, चलो यार 40-50 लाख रुपए का एक फ्लैट ले लेते हैं, फ्लैट खरीद लेंगे, इंटरेस्ट रेट कम है। ठीक है भाई। तो अब क्या है कि जब मैं फ्लैट खरीदूंगा तो जो फ्लैट की यूनिट से उनकी डिमांड बढ़ेगी, जब उनकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में तो सीमेंट इकोसिस्टम को भी पुश मिलेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेगमेंट है उसको भी पुश मिलेगा, वो मोरंग मिट्टी ये सब ज्यादा बिकेगी। समझ गए हो ना? तो इस तरीके से डिमांड इंप्रूव होती है लिक्विडिटी के इंप्रूव होने के साथ। तो सप्लाई साइड के इश्यूज को अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो इन्फ्लेशन को ज्यादा टैकल कर पाएंगे, क्योंकि सप्लाई साइड डिसरप्शन की वजह से ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इस समय पे, डिमांड साइड की वजह से नहीं बढ़ रहा है। ये बोल रहे हैं खारा साहब, जो कि एसबीआई के चेयरमैन है। आईएमएफ क्या बोल रहा है? आईएमएफ बोल रहा है कि इस समय पे जो ग्लोबल ग्रोथ गिरी है वो वेराइड फैक्टर्स की वजह से गिरी है। रशिया यूक्रेन ऑफ इन्वेड, स्पायरलिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। एक तो यूक्रेन के साथ जंग के चलते इंटरनेशनल मार्केट्स में ग्रेन्स की कमी हो गई, वो एक प्रॉब्लम। उसके बाद सोरिंग कॉस्ट और राइजिंग इंटरेस्ट रेट। उसकी वजह एक ये है कि भाई देखिए, दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स ने एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है। दुनिया की 1/3 इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, ये भी सुनने में आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और चाइना, जो कि 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज जो दुनिया भर की, वो स्टॉल कर रही हैं, बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रही हैं। वर्स्ट अभी भी आएगा, 2023 तक ऐसा लग सकता है कि दुनिया में एक रिसेशन आ चुका है। 2023-24 की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दुनिया की, वो एस्टिमेट की है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लगभग 2.7%। जुलाई में एक्सपेक्ट की थी 2.9%, लेकिन अब 2.2% कम कर दी, 2.7%। जो वर्ल्ड ग्रोथ फोरकास्ट है प्रेजेंट ईयर 2022-23 में, वो है 3.2%। अभी तक की जो ग्लोबल ग्रोथ प्रोफाइल है वो 2001 से लेके सबसे वीक है। 2001 से लेके अब तक, एक तो 2007-8 के समय पे जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आई थी यूएस में, तब एक रिसेशन आया था, वो खतरनाक था। फिर जब सबसे वर्स्ट टाइम चल रहा था पैंडेमिक का, इनिशियली जब पैंडेमिक बढ़ना शुरू हुआ था, तब इकोनॉमी नीचे गिरी थी, और उसके बाद से लेके अब तक, अब सबसे बुरा पीरियड आ रहा है 2023 में, सबसे बुरा पीरियड होगा, रिसेशन होगा इकोनॉमी का। क्योंकि यूएस जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022, और चाइना में लॉकडाउन के चलते क्राइसिस चल रही है, वहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी क्राइसिस भी आ रखा है, तो चाइना का मार्केट भी कहीं ना कहीं स्टॉल कर रहा है। ठीक है भाई। अब वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जाएगी, इस बात के चांसेस बहुत कम है। 25% चांसेस ये हैं कि दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 2% से नीचे आ जाए, और ऐसा पहले बहुत कम हुआ है। ऑयल प्राइस शॉक ऑफ 1973 में हुआ था, डिसइंफ्लेशन ऑफ 1981 में हुआ था, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था। नॉर्मल कर ऐसा हिस्ट्री में बहुत कम हुआ है। जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है इस साल, वो 9.5% पे पीक करेगा, और 2024 में कम होकर 4.1% पे पहुंच जाएगा। फिर अगला जीएस पेपर 3-2 इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 121 कंट्री में 107 है।
तो इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया रैंक्स 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करो तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर करता है, ट्रैक करता है हंगर को ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल्स पे। अगर आप जीएचआई स्कोर्स की बात करो तो 4 इंडिकेटर्स हैं इसके: अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन 4 फैक्टर्स के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। इंडिया की रैंकिंग 121 में 107 नंबर पे। इंडिया का स्कोर है 29.1। 100 पॉइंट का स्केल होता है। 100 पॉइंट पे अगर आप 0 हो तो मतलब आपके यहाँ कोई हंगर नहीं, और अगर आप 100 हो तो मतलब आपके यहाँ सबसे ज्यादा हंगर है। इंडिया की रैंकिंग श्रीलंका 64 से नीचे, नेपाल 81 से नीचे, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान से भी नीचे। अफगानिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया से भी पीछे, और अफगानिस्तान क्यों पीछे है ये आप सबको पता है। 107 पे हमें, 109 पे पाकिस्तान है, मतलब अफगानिस्तान है। हमारे यहाँ पे अगर आप देखो तो पास्ट के रिस्पेक्ट में जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है वो बढ़ा है। 2 चीज होती है, वेस्टिंग, स्टंटिंग। स्टंटिंग पता है ना, आपकी उम्र के आपसे हिसाब से आपकी हाइट ना हो, इसको आप स्टंटिंग बोलते हो, और आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन ना हो, इसको आप वेस्टिंग बोलते हो। तो जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है वो और बुरा हुआ है। 2014 में इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग थी 15.1% पे, 2000 में चाइल्ड वेस्टिंग थी 17.15% पे, और आज की डेट में चाइल्ड वेस्टिंग है 19.3% पे। मतलब वेस्टिंग पैरामीटर्स पे हमारे बच्चे और नीचे की तरफ जा रहे हैं, समझ गए। अंडर नूरिशमेंट की बात करो तो क्रॉनिक डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी एनर्जी इनटेक, ये इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। 2018-20 के समय पे क्रॉनिक डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी एनर्जी इनटेक 14.6% आबादी में था इंडिया के, और 2019-21 में नंबर 16.3% पे आ गया। मतलब इंडिया के अंदर 22 करोड़ 43 लाख लोग ऐसे हैं जो कि अंडर नूरिश्ड हैं। ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करो तो 82.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंडर नूरिश्ड हैं, जिसमें से 22 करोड़ 43 लाख इंडिया के अंदर है, समझ गए। फिर इंडिया ने इंप्रूवमेंट 2 और इंडिकेटर्स में दिखाया है। जो चाइल्ड स्टंटिंग है, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट भी हुआ है। 2014 में 38.7% थी, वो 2022 में 35.5% पे आ गई। जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो 2014 में था इंडिया में 4.6%, वो 2022 में 3.3% पे आ चुका है। अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करो, ठीक है ना, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2014 में था इंडिया में 28.2, 2022 में 29.1 हो चुका है। ओके, मतलब और बुरा हुआ है, समझ रहे हो, और बुरा हुआ है। अच्छा, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है पूरी दुनिया के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो 2014 में 19.1 था और 2022 में 18 पॉइंट, तो मतलब थोड़ा इंप्रूव हुआ, क्योंकि जितना कम होगा इंडेक्स उतना अच्छा माना जाएगा। तो 19.1 ग्लोबल हंगर इंडेक्स था 2014 में, और 2022 में 18.2, तो स्लाइट इंप्रूवमेंट यहां पे हमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये स्लाइट इंप्रूवमेंट क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। यूक्रेन वॉर की बात कर लो, यमन क्राइसिस की बात कर लो, फिर ये ग्लोबल फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, तो इन सब चीजों की वजह से हंगर इंडेक्स पे तो इंपैक्ट आएगा। दुनिया में 44 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे सीरियस और अलार्मिंग हंगर लेवल्स हैं, समझ गए बात को। तो ये सब बातें यहां पे बोली जा रही है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो जिस पर्टिकुलर साल के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर को आप कैलकुलेट कर रहे हो उससे पहले के 5 साल के डाटा को उठाओगे। तो अगर 2022 के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है तो डाटा कब से कब का उठाया गया? 2017 से 2021 का, 2017 का, 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021 का। तो 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालने के लिए उससे पहले के 5 साल का डाटा, ठीक है ना। 2014 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालने के लिए उससे पहले के 5 साल का डाटा, 2012, 13, 14, 15, 16, ठीक है ना। उसी प्रकार से 2010 के इंडेक्स को निकालने के लिए उससे पहले के 5 साल का डाटा। तो जिस साल का ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो उससे पहले के 5 साल के डाटा को आप पेरूज करोगे। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज। बुर्किना फासो में लेटेस्ट कूप हुआ है, और जो कूप जिसने किया है वो यहां पे ट्रांजिशन प्रेसिडेंट बन गए। कैप्टन इब्राहिम ट्राओर केवल 34 साल का है, यह बुर्किना फासो का ट्रांसनेशनल प्रेसिडेंट बन गया। ये हेड है मिलिट्री जनता का, प्रेसिडेंट है और सुप्रीम चीफ है आर्म्ड फोर्सेस का। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो चार्टर यहां पे पास किया गया है उस चार्टर के हिसाब से जो इब्राहिम ट्राओर है ना, ये जब इलेक्शंस होंगे तो वहां पे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ नहीं सकता। तो अभी के लिए जो कैप्टन इब्राहिम ट्राओर है ये इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया है, लेकिन जब रनअप होंगे, इलेक्शंस होंगे एक्चुअल, तो वहां पे ये इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। क्योंकि यही इलेक्शन में खड़ा हो गया फिर तो इलेक्शन का बात ही क्या रह जाएगी। ये जो बुर्किना फासो का लेटेस्ट कूप है ये 30 सितंबर को स्टेट टेलीविजन पे अनाउंस हुआ था। इसने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में
डर की लहर दौड़ा दी कि कंट्री पॉलिटिकल केओस में चली गई। देखिए ऑलरेडी बुर्किना फासो के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट बुर्किना फासो के बड़े इलाकों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे ग्रुप के द्वारा लाखों लोगों को मारा जा रहा है। 20 लाख से ज्यादा लोग बुर्किना फासो के अंदर डिस्प्लेस हो चुके हैं। बुर्किना फासो के अंदर बहुत सारे रेबल फैक्शंस ग्रुप हैं। कंट्री तो एक सरकार तो एक प्लेयर है ही, गवर्नमेंट, आर्मी। अब आर्मी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, कभी कंट्रोल में नहीं है, तभी तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप यहाँ पे आप कह लो कूप कर रही है। उसके साथ साथ अलकायदा जैसे ग्रुप्स, आईसिस जैसे ग्रुप्स एक्टिव हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे और ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं और ये आपस में खिचड़ी पकाते रहते हैं। एक जो बड़ी प्रॉब्लम है इस समय पे बुर्किना फासो और आसपास के देशों में है, वो है इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी की। अल कायदा और आईसिस जैसे ग्रुप्स लोगों का जीना मुश्किल कर रहे हैं। किडनैपिंग हो रही है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, एब्डक्शन करके फिर पैसा मांगा जा रहा है, हफ्ता वसूली, फिरौती, ये सब चीजें खुलेआम चल रही हैं आपकी बुर्किना फासो और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में। तो इनको रोकने में सक्सेसफुल सरकारें बिल्कुल फेल्योर रही हैं बुर्किना फासो के अंदर। इसीलिए बुर्किना फासो में इतनी तेजी से कूप हो रहे हैं। इससे पहले कूप हुआ था तो लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी संदोआगा दमीबा आया था, अब यहां पे ट्राओर आ गए। अब इसके बाद कितने दिन तक कूप नहीं होता वो एक देखने वाली बात है। इकोवास नाम का एक ग्रुप है, द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। ये एक रीजनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 15 कंट्रीज का वेस्ट अफ्रीका में। ये इन्वॉल्व है यहाँ पे नेगोशिएशंस को ब्रोकर करने के लिए, ताकि ओवरऑल बुर्किना फासो और अफ्रीका में पीस की सिचुएशन को हम लोग लेके आ सकें। अब आप देखो 34 साल का जो आर्मी कैप्टन है, इसके सपोर्ट में हजारों की तादाद में लोग असेंबली के बाहर आके खड़े हो गए। अच्छा, अब कुछ ग्रुप्स ऐसे उठ गए, मैं आपको बता दूं बुर्किना फासो पहले फ्रांस के कंट्रोल के अंदर था और फ्रांस की आर्मी डिप्लॉयड है बुर्किना फासो के अंदर इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी को हराने के लिए। ओवरऑल अल कायदा और आईसिस जैसे ग्रुप्स जो एक्टिव है ना, उनको ओवरऑल न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन बुर्किना फासो के अंदर एक और बड़ा ग्रुप खड़ा हो रहा है, जैसे कि एक ग्रुप है महमदी सवादोगो, ग्रुप का नाम है फ्रेंडशिप बिटवीन बुर्किना फासो एंड रशिया। ये ग्रुप कहता है कि यार रशिया से फ्रांस को हटाओ, रशिया को बुलाओ। ये फ्रांस ने हमारे ऊपर इतने लंबे साल समय तक राज किया, अब ये फ्रांस की आर्मी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी को नहीं हरा पा रही है, तो फ्रांस की फोर्सेस को बाहर निकालो, रशिया के साथ दोस्ती करो और रशिया की फोर्सेस को बुलाओ। ये डिमांड भी यहाँ पे बुर्किना फासो के अंदर उठ रही। तो बुर्किना फासो की जो पॉलिटी है पूरी तरीके से हिली हुई है। वैसे देखा जाए तो बुर्किना फासो को लैंड ऑफ द अपराइट पीपल कहा जाता है। 13.6 मिलियन की आबादी, 1 करोड़ 36 लाख की लैंड लॉक कंट्री है। आपसे एक क्वेश्चन है, बताइए बुर्किना फासो के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर लगाती हैं? चारों तरफ से कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर लगता है बुर्किना फासो का? वैसे ये क्वेश्चन और ये पर्टिकुलर आप कह लो टॉपिक में टेकअप कर चुका हूं पहले की वीडियोज में, आपकी जनरल नॉलेज चेक कर रहा हूं, कुछ तो यहीं पे दिख रहे हैं मैप में आपको। 2021 में बुर्किना फासो की ह्यूमन राइट्स और सिक्योरिटी सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम हुई। आर्म्ड इस्लामिस्ट ग्रुप ने पूरे देश में तरखाट मचाया, तो उसके अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सरकार ने चलाए, पूरा देश केओस में चला गया। उसके साथ साथ इकोनॉमिक सिचुएशन में प्रॉब्लम, सिक्योरिटी सिचुएशन में प्रॉब्लम, तो ओवरऑल सिविल वॉर सा हो गया, फिर कूप हो गया। बुर्किना फासो के नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर रीजन में मुस्लिम रहते हैं। क्रिश्चियन सेंटर ऑफ द कंट्री में कंसंट्रेटेड हैं। ट्रेडिशनल और एनिमिस्ट रिलीजियस बिलीफ रखने वाले लोग पूरे बुर्किना फासो में फैले हुए हैं। ओवरऑल मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन का एक मिक्स है बुर्किना फासो के अंदर। अब आ जाते हैं एडिटोरियल पे। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा देना अगर अब तक भूल गए। डोंट इग्नोर द रोल ऑफ द वुमेन लाइफ स्टॉक फार्मर। यहां पे क्या बताया जा रहा है? अगर आप लाइफ स्टॉक सेक्टर की बात करो तो हमारी रूरल इकोनॉमी का, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का, रूरल इंडिया की इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ स्टॉक। दिस इज अकाउंटिंग फॉर 5% ऑफ द नेशनल इनकम एंड 28% ऑफ द एग्रीकल्चरल जीडीपी इन 2018-19। पिछले 6 सालों में जो हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो लगभग 7.9% से बढ़ा है और जो हमारी क्रॉप फार्मिंग है वो 2% से बढ़ी है। फील्ड स्टडीज ने यह दिखाया है कि वो रूरल हाउस होल्ड्स जहां पे लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक मतलब गाय, भैंसे, बछड़े, ये सब हैं, वहां पे जो वुमेन है वो बहुत हद तक समय देती हैं एनिमल रियरिंग को, एनिमल का ध्यान रखने को, उनको नहाना, उनकी मतलब आप कह लो सेवा करना, दूध धोना, बहुत प्रकार की चीजें होती हैं। एक जानवर को पालना आसान नहीं होता है, तो एनिमल रियरिंग के प्रोसेस में ये वुमेन इन्वॉल्व होती हैं। मतलब आप ट्रेडिशनली, ये बात सच है कि अगर किसी गांव के हाउस होल्ड में चले जाओ, शहरों में तो आजकल वैसे भी गाय भैंसे नहीं मिलती, गांव में ही मिलती हैं। अब गांव में जिस घर में भी गाय भैंसे होगी, उस घर में जो वुमेन है, ये आप डिफॉल्ट मोड में मान के चल लो कि वो वुमेन कुछ हद तक तो उस गाय भैंस की से मतलब केयर में इन्वॉल्व होगी। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि उस घर का मेल सदस्य नहीं इन्वॉल्व होगा, लेकिन वुमेन सदस्य भी इन्वॉल्व होगी। अब इस कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन है आज 15 अक्टूबर को। तो वुमेन का क्या रोल है लाइफ स्टॉक रेयरिंग में,
इसको रिकॉग्नाइज करना यहां पे जरूरी हो जाता है। तो आगे देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, रूरल इलाकों में जितनी भी वुमेन वर्कर्स हैं लगभग 72% एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अब ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि वुमेन को डेयरी कोऑपरेटिव्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। जो दूध दोहने वाला सेक्टर होता है, मिल्क रेयरिंग सेक्टर होता है, उसमें नॉर्मल कर वुमेन के रोल को समझा जाता है। मिल्क मार्केटिंग में, तो मिल्क मार्केटिंग में तो वुमेन का रोल प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड है। जैसे कि अगर आप बात करो तो 5 मिलियन वुमेन मेंबर्स, 50 लाख वुमेन्स इन्वॉल्व थी डेयरी कोऑपरेटिव्स में 2015-16 में, और ये 2020-21 में हो गया 54 लाख। अब अगर आप देखो तो डेयरी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स 2020-21 में 31% मेंबर्स वुमेन थी। फिर जो वुमेन लेड डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, ये 2012 में थी 18,954, 18,954, जो कि 2015-16 तक 32,092 हो गए। तो मतलब ओवरऑल डेयरी सेक्टर में तो जो वुमेन का रोल है वो प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज्ड है, डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन लाइव स्टॉक रेजिंग में जो वुमेन का रोल है वो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें। एक तो ओवरऑल एनिमल रेयरिंग कोई प्रॉपर प्रोफेशन नहीं है, इसको एक पार्ट टाइम प्रोफेशन की तरह करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहां पे समझना पड़ेगा, एक टाइम यूज सर्वे कराई गई कर्नाटका के एक गांव में, एक पुअर पीजेंट वुमन है। वो सुबह उठती है और 5:15 से लेके 5:25 के बीच में 10 मिनट में काऊ शेड में जाके गाय का जो गोबर है उसको कलेक्ट करती है। उसके बाद वो अपने घर में खाना वगैरह बनाती है। फिर उसके बाद 25 मिनट के लिए गाय का दूध धोती है, ठीक है, दूध निकालती है। फिर उसके बाद जो काऊ शेड है उसको साफ करती है आधे घंटे के लिए। फिर वो अपना घर का हाउस होल्ड कास्ट करती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे चली जाती है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन साइट जाती है तो अपनी 2 गायों को अपने साथ लेके जाती है और कंस्ट्रक्शन साइट के पास कहीं उन गायों को बांध देती है ताकि वो घास वगैरह चर सके। फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करके अपनी गायों को घर में वापस लेके आती है। फिर उनको मिल्क करती है, उनको खाना वाना खिलाती है, जिसमें लगभग 40 मिनट लगते हैं। मतलब कुल मिला के अगर आप देखो तो पूरे दिन में कम से कम 3.5 घंटे खत्म किए इस पर्टिकुलर वुमेन ने एनिमल रियरिंग के टास्क में। और अगर इस पर्टिकुलर वुमेन से जाके आप पूछोगे कि आपका प्राइमरी टास्क क्या है, तो वो क्या बताएगी कि पास की कंस्ट्रक्शन साइट में एज अ दिहाड़ी मजदूर में काम करती हूं। मतलब उसके लिए वो एनिमल रियरिंग एक प्रॉपर प्रोफेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो पार्ट टाइम बेसिस पे डिफॉल्ट मोड में वो काम कर रही है। गांव के किसी भी घर में जहां पे गाय भैंसे हैं, डिफॉल्ट मोड में वुमेन कुछ हद तक तो उन जानवरों का ध्यान रखती हैं, वो उनकी डेली लाइफ का एक पार्ट है। तो इस कंटेक्स्ट में हमें इस बात को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कितनी वुमेन अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी में एनिमल रियरिंग के इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, क्योंकि इस पे बेसिस पे हम ओवरऑल लाइव स्टॉक रेजिंग के इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए अगर आप देखो, एक एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ था 2011-12 का। उसमें यह बोला गया कि 12 मिलियन रूरल वुमेन, ठीक है ना, लगभग 1,20,00,000 जो रूरल वुमेन है वो लाइव स्टॉक रेजिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है ना भाई। लेकिन अगर आप प्रॉपर एस्टिमेट्स के हिसाब से देखो तो ऐसा बताया जाता है कि 49 मिलियन रूरल वुमेन, मतलब 4,90,00,000 वुमेन लाइव स्टॉक रेजिंग में इन्वॉल्व है। अगर आप इंडिया की पहली नेशनल टाइम यूज सर्वे 2019 का डाटा देखोगे तो यह बात निकल के आती है कि 48 मिलियन वुमेन इंडिया के अंदर, 4,80,00,000 वुमेन इंडिया के अंदर एनिमल रेयरिंग में इन्वॉल्व है। फिर जो विलेज सर्वे कंडक्ट की गई फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज इन कर्नाटका के द्वारा, उसमें भी यह बताया गया कि हर वो घर जहां पे एक मिल्च एनिमल है, गाय है, भैंस है, बछड़ा है, बकरी है, वहां पे वुमेन कम से कम 2 घंटा दिन का खत्म करती हैं एनिमल रियरिंग पे। चाहे दूध निकालना हो, चाहे एनिमल को नहलाना हो, साफ सफाई करनी हो उसके शेड की, इन सब ऑक्यूपेशन पे डिफॉल्ट मोड में वुमेन इन्वॉल्व है। हालांकि इसकी प्रॉपर तरीके से सर्वे नहीं की गई है। अब अगर आप बात करो नेशनल लाइव स्टॉक पॉलिसी 2013 की, तो इस पॉलिसी में बोला गया था कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है सस्टेनेबल मैनर में, ठीक है भाई। ओवरऑल लाइव स्टॉक सेक्टर का जो टोटल आप कह लो एम्प्लॉय बेस है उसमें 70% वुमेन है। तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी यहाँ पे नेशनल लाइव स्टॉक पॉलिसी के अंदर। फिर एक आया नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM ऑफ 2014-15। ये भी लाइव स्टॉक सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करता था। इट फोकसेस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फीड एंड फॉडर, एक्सटेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करता था, इंप्रूव फ्लो ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता था लाइव स्टॉक फार्मर्स को। अगर आप देखो तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन ने
ओवरऑल लाइफ स्टॉक सेक्टर की डेवलपमेंट की बात की, लेकिन वुमेन लाइफ स्टॉक फार्मर्स के स्पेसिफिक कोई बातचीत नहीं की। इसने ये बोल दिया कि राज्य की सरकार 30% फंड एलोकेट करेगी, बट ये फंड किस हद तक वुमेन्स को एलोकेट किया जाएगा, वुमेन लीडरशिप में एलोकेट किया जाएगा, इसकी कोई यहाँ पे बातचीत नहीं की। तो हमें यहाँ पे जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि पहले तो आप इस बात को आइडेंटिफाई करो कि हमारे पास जो भी डाटा वगैरह निकल के आ रहे हैं उसमें वुमेन स्पेसिफिक आप कह लो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है लाइफ स्टॉक रियरिंग में। जैसे कि अगर आप देखो तो कुछ एम्प्लॉयमेंट सर्वे कराए गए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब इसमें डोमेस्टिक ड्यूटीज में जो वुमेन इन्वॉल्व है, वो डोमेस्टिक ड्यूटीज में जो वुमेन इन्वॉल्व है वो स्पेसिफिकली क्या कर रही है, ग्राउंड लेवल पे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है, एनिमल रियरिंग कर रही है, इस बात को ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। अगर आप इस बात को डॉक्यूमेंट कर पाओ तो वुमेन को टारगेट करके उनको लाइव स्टॉक रेयरिंग में प्रोफेशनली इंगेज किया जा सकता है। 2021 में लगभग 80,000 लाइव स्टॉक फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, लेकिन इसमें से कितनी वुमेन थी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी वुमेन जो लाइव स्टॉक रेयरिंग में इन्वॉल्व है वो चाहती हैं कि उनको ट्रेनिंग मिले, लेकिन उनको ट्रेनिंग उनकी घर के पास मिले, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फैमिलीज को बिलोंग करती हैं, उनके घर के मेल मेंबर उनको ज्यादा दूर जाने नहीं देंगे। दूसरा, उनको घर के भी काम करने हैं, तो जब दिन में घर के काम कर रही हैं तो फिर वो लाइव स्टॉक ट्रेनिंग लेने नहीं जा सकती। तो कम से कम थोड़े फ्री टाइम में एक्सटेंशन सर्विसेज की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से सीख सकें लाइव स्टॉक रीडिंग को। अब इन सब चीजों को लेकर प्रिसाइज और स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बनाई गई सरकार के द्वारा, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमारी वुमेन लाइव स्टॉक फार्मर डिसएडवांटेज कंडीशन में चली जाती है। ठीक है भाई, ये सब बातें यहां पे बताई गई हैं। ओके, फिर और कुछ बातें कही गई कि विलेज स्टडीज जब कंडक्ट की गई तो वुमेन को कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ डेयरी बोर्ड्स के बारे में नहीं पता था। वुमेन ओनली डेयरी ऑपरेटिव्स में भी जो मेन है वो डिसीजन को एक्सरसाइज करते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं वुमेन की इंपावरमेंट एक्चुअल में सही है। आपने देखा होगा पंचायत सीरियल में प्रधान मैडम है लेकिन उनके हस्बैंड सब काम चला रहे हैं, तो उसी प्रकार से अगर डेयरी कोऑपरेटिव को लीड कर रही वुमेन पर ग्राउंड लेवल पे डिसीजन मैन ले रहा है, इन सब चीज़ों को बदलने की जरूरत है। फिर जो वुमेन लाइफ स्टॉक फार्मर्स है उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है ऑन द चाइल्ड ऑफ एनिमल्स और वेटनरी केयर, उनको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करने की जरूरत है, स्पेसिफिक टास्क सिखाने की जरूरत है। तो ये बोल देना कि ये सब काम आदमी करेंगे औरतें नहीं करेंगी, ये भी यहाँ पे गलत होगा। फिर विलेज सर्वे से ये भी पता चलता है कि जो पुअर हाउस होल्ड में वुमेन है वो जब बैंकों से लोन लेने जाती है तो उनसे कोलैटरल मांगा जाता है, लेकिन कोलैटरल उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। समझ गए भाई, 15 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड किए गए लाइव स्टॉक फार्मर्स को, लेकिन इसमें से कितनी वुमेन है कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये वुमेन जो ओवरऑल सरकार की तरफ से मदद की उम्मीद लग रही है, अगर ये बैंकों के पास लोन लेने जाएंगी और बैंक लाइव स्टॉक खरीदने के लिए इनसे कोलैटरल मांगेंगे तो इनके पास कुछ भी कोलैटरल देने को है नहीं, क्योंकि इनके घर के मेल मेंबर्स इस हद तक इनको सपोर्ट करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर नेक्स्ट, इंडियाज डीप टेक एंड कॉज फॉर स्ट्रेटेजिक फंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कंसल्टेड पुश कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स और साइंस बेस्ड बिजनेस को लेकर। अभी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और साइंस बेस्ड बिजनेस को बढ़ाने के लिए वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे बैंक कर रही है हमारी सरकार, लेकिन एक्चुअली में इन सेक्टर्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आसानी से आएगी नहीं। दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएस, कुछ हद तक चाइना, इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सरकार ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, प्राइवेट कंपनी ने कम इन्वेस्ट किया। तो इंडिया को अगर इन सेक्टर्स में आगे बढ़ना है तो बेटर रहेगा एक इंडिया स्ट्रेटेजिक फंड बनाया जाए जिसमें सरकार एलोकेशन करे। अच्छा, ये बात भी सही है कि सरकार के पास इस हद तक पैसा नहीं है कि पूरा खर्चा सरकार उठा सके, तो बेटर ये रहेगा कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बजट होता है इसमें ओवरऑल कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस लगाए जाए हमारे कॉर्पोरेट्स के ऊपर, ताकि ये लोग इस प्रकार की वेंचर्स में इन्वेस्ट करें। हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ये बोला जाए कि अगर आपको टैक्स ब्रेक्स चाहिए तो आपको अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट इस प्रकार के सेक्टर्स में भी करना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर, 5G, रेवोल्यूशंस इन बायोलॉजी, ये कुछ इस प्रकार के, बायोटेक्नोलॉजी, कुछ इस प्रकार के सेक्टर्स हैं जो बहुत पोटेंशियल लगते हैं। आगे आने वाले समय में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में, हेल्थ इमरजेंसी में, नेचुरल डिजास्टर्स में, इन सेक्टर में जो कंट्रीज आगे होंगी ना वो अपने आप में बहुत कुछ कर पाएंगे। सेल्फ रिलायंस एक अच्छा स्लोगन है, लेकिन वो तब हो सकता है जब एक्चुअली में आप इन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करो। इंडिया के अंदर आपको ग्रोसरी डिलीवरी फर्म बहुत मिल जाएगी। मैं मुंबई में रहता हूं और मुंबई के अंदर अगर मुझे मान लो टमाटर नहीं है घर में, मैं ऑर्डर करूं तो 15 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार के स्टार्टअप्स तो बहुत खुल रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर हम कभी ये नहीं सुनते कि ARM, नवीदिया या हॉकाई 360 जैसे स्टार्टअप्स खुले। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप्स हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में धूम मचा रहे हैं, बट इंडिया में इस प्रकार के स्टार्टअप्स को हम सुन ही नहीं रहे क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर आप देखो तो यूएस में, इजराइल, नाटो, ये कंट्रीज डीप टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में मैसिवली इन्वेस्ट कर रही हैं।
डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सेलरेटर, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है डीप टेक में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में। इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। हमारे लिए सोच पाना अपने आप में बड़ा अजीब होगा कि आईआईटी मद्रास की लेबोरेटरी का एक प्रोजेक्ट लेजर को लेके उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए कोई फंडिंग मिल जाए। क्योंकि हमारे यहाँ का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल के टाइम स्केल को लेके चलता है कि आज की डेट में अगर कोई इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि कम से कम 10 साल में तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए। लेकिन ये जो डीप टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज होती हैं इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट होंगे और ओवरऑल इनको आगे आने में, इनको एक्चुअली में प्रॉफिटेबल होने में लंबा समय लग सकता है, 10 साल से बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो इसीलिए यहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस इंडियन डीप टेक को सिर्फ हम कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ना सोचें, ये हमारी देश की आत्मनिर्भरता के लिए आप समझ सकते हो कि एक बेसिक नेसेसिटी है। हमें ये इंडियन डीप टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इसलिए डेवलप नहीं करनी, 5G सेमीकंडक्टर इसलिए डेवलप नहीं करना है कि हम ग्रो कर सके, हमारी इकोनॉमी बढ़े, हमें प्रॉफिटेबिलिटी आए। हमें इसलिए डेवलप करना है कि हमारी बेसिक एग्जिस्टेंस, हमारी बेसिक सोवरेनिटी इन सेक्टर्स पे डिपेंड करती हो। जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे अपने इंपोर्ट के लिए। और सरकार ऐसा नहीं कर रही, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दे रही। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फ्लैगशिप आईडेक्स और टीडीएफ स्कीम्स को यहां पे लॉन्च किया गया। बट ठीक है, इन स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली में सक्सेसफुल बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पूल ऑफ फंडिंग चाहिए। और ये पूल ऑफ फंडिंग कॉर्पोरेट्स की तरफ से इन्वेस्ट करके नहीं आएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट्स 10 साल का प्रॉफिट स्केल लेके चलते हैं मैक्सिमम, और इन सेक्टर्स में 10 साल में प्रॉफिट नहीं आएगा। तो एक तो सरकार को पैसा खत्म करना पड़ेगा, दूसरा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी स्कीम्स का बहुत एफिशिएंट यूज करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट्स के ऊपर सरकार को कंडीशन लगानी चाहिए कि तुम अपने सीएसआर बजट से इन डीप टेक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पे कंडीशंस लगानी चाहिए कि भाई अगर तुमको टैक्स ब्रेक चाहिए तो तुम्हारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में भी आनी चाहिए। तो ये ओवरऑल एक व्यू पॉइंट यहां पे दिया जा रहा है। तो एक तो सीएसआर फंड्स को इस्तेमाल करना, दूसरा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को टैक्स इंसेंटिव्स देके उनको कंपेल करना कि तुम भाई डीप टेक की टेक्नोलॉजीज में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करो, और तीसरा सरकार खुद का पैसा लगाए। अगर हम ये तीन चीजें करें तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इस इंडियन डीप टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेक्टर में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, 5G सेक्टर में, सेमीकंडक्टर सेक्टर में, वगैरह वगैरह। फिर भाई ओवरऑल नो टाइम फॉर प्लेसेबो, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स को बोल दिया है कि अब तुम मेडिसिनल ड्रग्स नहीं लगा सकते, क्योंकि इनके द्वारा बनाई गई 4 कप सिरप की वजह से गांबिया में 66 बच्चों की मृत्यु हो गई। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि पहली बार डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल की वजह से मृत्यु की खबरें बाहर आई हैं। इससे पहले भी अगर आप देखो तो हिमाचल प्रदेश में एक खबर निकल के आई थी कि डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल की वजह से 13 बच्चों की मौत हुई है। 2020 की बात है, कफ सिरप पीने की वजह से। और कुछ इंस्पेक्शन किया गया तो डिजिटल विजन नाम की कंपनी के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इसने मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम क्रिएट की, लेकिन बाद में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लोग इस बात को भूल गए। लेकिन अब क्या है कि चूंकि ये मेडन फार्मास्यूटिकल की दवाई की वजह से बच्चे मरे हैं गांबिया में, तो एक इंटरनेशनल आउटक्राई आ गया है। इंटरनेशनली इंडिया के ड्रग्स को शक की निगाह से देखा जा रहा है। तो इंडिया इस समय पे डैमेज कंट्रोल मोड में है, और डैमेज कंट्रोल मोड में आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर जब मौतें हुई तो अकाउंटेबिलिटी जल्दी फिक्स नहीं हुई, लेकिन जब बाहर देश की मौतें हुई हैं तो इंडियन ड्रग्स की अट्रैक्टिवनेस इंटरनेशनल मार्केट में ना खत्म हो जाए, इसलिए ओवरऑल भारत सरकार यहां पे एक्टिव हो गई। तो भारत सरकार ने WHO से यहां रिपोर्ट मांगी है। उस WHO की रिपोर्ट में भारत सरकार देखेगी कि एक्चुअली में क्या कॉजल लिंक बिठाया गया है इन कफ सिरप्स में और गांबिया की 66 बच्चों की डेथ में। अब इस रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो भैया मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट्स पहले केरला में भी बैन हो चुके हैं, ठीक है ना। और सुनने में यह भी आया है कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स कुछ और आप कह लो फार्मास्यूटिकल ब्रांड नेम के अंदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। अब ओवरऑल भारत सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट आया कि मेडन फार्मास्यूटिकल की ये दवाइयां केवल गांबिया में गई थी, लेकिन ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि गांबिया में अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के थ्रू हो सकता है वो किसी और कंट्री में भी पहुंच गई हो। तो यहां पे जरूरत यह है कि मेडन फार्मास्यूटिकल की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को चेक किया जाए और ओवरऑल इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सही किया जाए, ना कि ये नोशन फैलाया जाए कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ड्रग भेजी जा रही है वो सस्ती क्वालिटी की होती है और मेडन फार्मास्यूटिकल जो डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है वो सही है, क्योंकि हम सबको पता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बहुत अच्छा होता है।
तो जरूरी यह है कि अकाउंटेबिलिटी को यहां पे फिक्स किया जाए, जिन लोगों ने गलती की है उनको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जाए, तब जाके पूरा पूरा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम क्लीन हो पाएगा। फिर आज की आखिरी न्यूज, नासा का डार्ट प्रोजेक्ट। देखिए पहली बार क्या हुआ कि 27 सितंबर को सुबह 4:44 पे IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सुबह 4:44 पे एक स्मॉल स्पेसक्राफ्ट डार्ट डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये अर्थ है। अब इसकी तरफ मान लो कोई एस्टेरॉयड बढ़ रहा है, तो वो एस्टेरॉयड अर्थ से ना टकरा जाए, इसलिए कोई डार्ट इस पे फेंको जो कि इससे टकराएगा और इसकी ट्रेजेक्टरी को डिफ्लेक्ट कर देगा। अब इस प्रकार का एक टेस्ट किया गया 160 मीटर वाइड एस्टेरॉयड डिमॉर्फोस पे, जो कि एक बड़े एस्टेरॉयड डिडाइमॉस को चक्कर काट रहा था। वैसे मैं बता दूं, ना डिडाइमॉस और ना ही डाइमॉर्फोस टकराने वाला था अर्थ से, ये अर्थ से 11.2 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया गया है, समझ गए? टेस्टिंग के लिए डार्ट मार के ये चेक किया जा रहा है कि एक्चुअली में हम यहाँ पे डार्ट मार के किसी एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी को किस हद तक हिला पा रहे हैं, और एक्चुअली में हिलाया गया। ये जो डिमॉर्फोस नाम का एस्टेरॉयड डाइडोमॉस के चारों तरफ घूमता था ना, तो इसको घूमने के लिए ये पहले लेता था 11 घंटे 55 मिनट, और इम्पैक्ट के बाद ये लेने लगा 11 घंटे 23 मिनट, मतलब 32 मिनट का अल्टरेशन देखा गया। मतलब एक्चुअली में हमने जो डार्ट मारा इस पर्टिकुलर एस्टेरॉयड डिमॉर्फोस के ऊपर, जिसने कहीं ना कहीं डिमॉर्फोस की ट्रेजेक्टरी को थोड़ा हिला दिया है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, और ऐसे आगे बहुत से एक्सपेरिमेंट किया जाएंगे, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फ्यूचर में हम अर्थ की सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं। कल की डेट में कोई एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आता है तो हम उसको डार्क मार के डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे एक्सपेरिमेंट केवल यूएस नहीं कर रहा है, चाइना ने भी ये प्लान किया है कि 40 मीटर वाइड अर्थ क्रॉसिंग एस्टेरॉयड 2020 PN1 को 2026 तक डार्ट मार के डिफ्लेक्ट किया जाएगा। और एक्चुअली में डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी की जो स्टडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों हमारी धरती पे एक चिक्सुगलुप नाम का क्रेटर है। ये क्रेटर एक्चुअली में इसलिए बना था क्योंकि एक 10 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड आके अर्थ सरफेस से टकरा गया था 66 मिलियन ईयर्स पहले, और जब ये टकराया था उस समय की 75% प्लांट और एनिमल लाइफ वाइप आउट हो गई थी। एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, अगर 100 मीटर वाइड एक डार्ट आके धरती से टकराता है तो चेन्नई जितनी बड़ी सिटी को निस्तो नाबूद कर सकता है। इतना मतलब आप कह लो तगड़ा इंपैक्ट होगा। तो इसीलिए ये डार्ट जो रीडायरेक्शन टेक्निक है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्यूचर में जो नासा है वो ओवरऑल एस्टेरॉयड्स की मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई एस्टेरॉयड हमारी तरफ आ रहा है तो अगर हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है तो हम उसको डार्ट मार के डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ के ऊपर बहस होगी कि अगर कोई ऐसा एस्टेरॉयड है जिसके ऊपर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है तो उसको डिफ्लेक्ट भी कर दो, और इतना मत डिफ्लेक्ट करो कि वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर रहे। तो अगर अर्थ के पास है तो हम कोई मिशन भेज के वहाँ पे मिनरल्स का एक्सकवेशन करके अपनी मिनरल रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। मतलब कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट भी यहाँ पे साइंटिस्टों ने लगाना शुरू कर दिया। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, डोंट लुक अप। तो ये था ओवरऑल आर्टिकल दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपने वीडियो पे मतलब अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं, थोड़ा समय थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है। बड़ी खुशी होगी अगर आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते